गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लेसन पढ़ रहे थे हिमालय की बेटियां, जिसके लेखक हैं वैद्यनाथ मिश्र। अब हमने जो कल पढ़ा था उसके आगे देखिए, हम इस लेसन को आगे पढ़ेंगे जो हम पर्वतों की बेटियों के बारे में पढ़ रहे हैं। हिमालय पर्वत की बेटियों के बारे में। कौन है उनकी बेटियां? नदियां। कल हमने बताया था गंगा, यमुना, सरयू। अब जो है आगे है, बढ़ते हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। अब जिन्होंने नदियों को सिर्फ मैदानी भागों में देखा है, वे तो उनके स्वरूप को बिल्कुल ही नहीं पहचान पाएंगे अगर वे उन्हें पहाड़ों में देखें, क्योंकि पहाड़ों में वे इतने वेग से बहती हैं कि कोई कल्पना नहीं कर सकता कि यही नदियां मैदानों में आकर इतनी शांत हो जाती हैं। इसीलिए लिखा गया है कि शायद जिन्होंने उन्हें मैदानी भागों में देखा हो, वे ये कल्पना नहीं कर सकते कि जब ये बच्चियां या ये नदियां अपने पिता यानी हिमालय की गोद में अर्थात हिमालय की पहाड़ियों में बहती हैं, तब ये बालिका के रूप में है तो कितना सुंदर खेल दिखाती हैं। आगे बढ़ते हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। आगे लेखक कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार अपने बाल्यकाल में नंग धड़ंग रूप में भी बच्चों को उनके माता पिता अत्यधिक प्रेम करते हैं और उनकी बाल लीलाओं से अत्यधिक आनंदित होते हैं, अत्यधिक खुश होते हैं, ऐसे ही लेखक ने लिखा है कि अपने पिता हिमालय की गोद में अल्हड़ रूप में खेलने वाली इन नदियों को, इन बालिका रूपी नदियों का रूप वहां रहने वाले, कहाँ रहने वाले? हिमालय पर, हिमालय की पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो, आकर्षक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वे तो इन नदियों को रोज देखते हैं। अब जो लेखक हैं वे तो मैदानी भाग से पर्वतीय भाग में पहुंचे हैं, तो वहां वो नदियों का अलग ही स्वरूप देख रहे हैं, लेकिन पर्वतीय भाग में रहने वाले लोगों ने तो सदा ही उन नदियों को उसी रूप में देखा है कि वे चंचल हैं, अत्यधिक वेग के साथ बहती हैं, खिलखिलाकर हंसती हैं, तो इसलिए वहां रहने वाले लोगों के लिए वो रूप बिल्कुल भी लुभावना भले ही नहीं होगा, लेकिन लेखक को वो रूप इतना अधिक लुभावना प्रतीत होता है कि वे समुद्र को इन नदियों का पति अर्थात हिमालय का दामाद कहते हैं और हिमालय को समुद्र का श्वसुर अर्थात इन नदियों का पिता कहते हैं, और इसमें उन्हें कोई भी झिझक नहीं होती है। आगे लेखक ने लिखा है, कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा, नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। अब मानवीकरण की ये परंपरा लेखक ने ही अपने लेख में शुरू नहीं करी है। ये परंपरा काफी पुराने समय से चली आ रही है। कब से? महाकवि कालिदास के समय से। महाकवि कालिदास ने जो अपना एक महाकाव्य लिखा था मेघदूत, मेघदूत में उन्होंने यक्ष और यक्षिणी उन दोनों को मिलाने के लिए मेघ यानी बादलों को दूत के रूप में दर्शाया था। उसमें ये दिखाया गया था कि यक्ष जो है वो अपनी यक्षिणी को संदेश भेजते हैं और इस कार्य के लिए वे मेघ यानी बादलों को अपना दूत बनाते हैं। वो बादलों से कहते हैं कि तुम मेरा संदेश लेकर यक्षिणी के पास जाओ। तो उसमें भी कहीं पर ये वर्णन आता है कि यक्ष उस मेघ से या उस बादल से जो कि उसका संदेशा लेकर यक्षिणी के पास जा रहा है, क्या कहते हैं? वेत्रवती यानी बेतवा नदी, जिसको आज के समय में हम बेतवा कहते हैं, प्राचीन काल में उसको वेत्रवती कहा जाता था। तो उस नदी को अपने प्रेम का प्रतिदान देते जाना, अर्थात तुम वेत्रवती नदी को अपने प्रेम का प्रतिदान यानी वर्षा देते हुए जाना, क्योंकि तुम्हारी वह प्रेयसी
तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। अर्थात जब तुम वर्षा रूपी जल उस नदी में दोगे या वहाँ पर तुम वर्षा करोगे तो तुम्हारी वो प्रेयसी यानी वेत्रवती नदी, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, तो वो बहुत खुश हो जाएगी या वो बहुत प्रसन्न हो जाएगी। तो लेखक कहते हैं कि जिस तरह कालिदास ने वेत्रवती नदी के प्रति मेघ यानी बादलों के प्रेम को प्रदर्शित किया था, उसी तरह यही बात इन चंचल नदियों को देखकर उन्हें याद आती है कि महाकवि कालिदास को भी शायद नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। सच